मैं हरिओम हिंदी हाई स्कूल से जीजे शाह, कक्षा 10, विषय विज्ञान, अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण समझाने जा रहा हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या परिवर्तन होते हैं, सबसे पहले उनको देखें। तो अवस्था में परिवर्तन, अवस्था आप जानते हैं भौतिक रसायन विज्ञान में ठोस, द्रव, गैस, ये अवस्थाएं परिवर्तित होती है। फिर यौगिकों के या संयोजनों के रंग में परिवर्तन होता है। कुछ गैसें या तो बनती है या उनका निकास होता है, और कई बार रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न होती है तब तापमान में भी वृद्धि या कमी होती है, यानी उसमें परिवर्तन होता है। अब आगे देखें तो रासायनिक समीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। आप देखेंगे मैंने शब्दों के अंदर एक रासायनिक अभिक्रिया का वर्णन किया है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसी वाक्य स्वरूप को हम शब्द समीकरण से सरल विधि से दर्शा सकते हैं। मैग्नीशियम धन ऑक्सीजन, तीर का चिन्ह, मैग्नीशियम ऑक्साइड। विद्यार्थी मित्रों, इस तीर के बाईं तरफ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो अभिकारक कहलाते हैं, और तीर के निशान की तरफ दाहिनी ओर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा है वो उत्पाद है, यानी ये हमें प्राप्त होता है अभिक्रिया संपन्न होने पर। जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है इन्हें अभिकारक कहते हैं। जैसे कि आपने देखा ऊपर, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक हैं, और अभिक्रिया संपन्न होने पर जो नया पदार्थ उत्पाद बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो इस तरह हमने अभिकारक और उत्पाद की जानकारी ली। अब जब रासायनिक समीकरण दर्शाना होता है तो अभिकारकों एवं उत्पादों के बीच तीर लगाते हैं। जैसे कि यहाँ ये तीर लगाए, अभिकारक के बीच धन का चिन्ह लगाकर तीर के बाईं ओर लिखते हैं। आपने देखा अभी बाईं तरफ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो अभिकारक थे बाईं तरफ लिखे। उत्पादों के बीच भी योग यानी कि धन का चिन्ह लगाकर तीर के दाहिनी ओर दर्शाते हैं। यहाँ पर मात्र एक ही उत्पाद था, इसलिए हमने यहाँ धन का चिन्ह लगाने की ज़रूरत नहीं समझी। आगे देखें तो तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को भी दर्शाता है, यानी अभिकारक से उत्पाद की तरफ क्रिया होती है, ये तीर दर्शाता है। तो इस तरह हमने देखा कि रासायनिक सूत्र से भी हम समीकरण लिख सकते हैं। शब्द समीकरण को सूत्र समीकरण में बदलना है तो शब्द समीकरण है मैग्नीशियम धन ऑक्सीजन
तीर का चिन्ह मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम का संकेत है Mg सूत्र, ऑक्सीजन का सूत्र है O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र है MgO। तो इस तरह Mg धन O2 तीर का चिन्ह MgO, ये ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है, यानी कि कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इस तरह ये हमने रासायनिक समीकरण के बारे में देखा। अब आगे देखें तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। अभी हम उदाहरण लेकर रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है वो भी समझेंगे, पर इसका महत्व क्या है, समीकरण रासायनिक जो होता है उसे संतुलित करने का महत्व समझें। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है या न ही विनाश होता है। कहने का मतलब, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी द्रव्य उपयोग में लेते हैं उनके द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, यानी कि न तो अधिक कुछ बनता है, और न ही उनका विनाश होता है। दूसरा हम देखें तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले और बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए ढांचा समीकरण संतुलित करना आवश्यक है। जैसे कि आप देखेंगे, जिंक यानी जस्ता Zn धातु धन सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जिसका सूत्र है, इन दोनों के बीच रासायनिक प्रक्रिया होकर जिंक सल्फेट ZnSO4 बनता है, धन हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इस तरह आप देखेंगे कि जिंक धन H2SO4 से उत्पाद मिला जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। अब बाईं तरफ देखें तो जिंक का एक परमाणु है, दाहिनी तरफ देखें तो जिंक का एक परमाणु है, हाइड्रोजन के बाईं तरफ 2 परमाणु हैं, दाहिनी ओर देखें तो हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु हैं। अब सल्फर का एक परमाणु है बाईं तरफ, तो दाहिनी तरफ भी एक परमाणु है। ऑक्सीजन के बाईं तरफ 4 परमाणु हैं। आप देखेंगे कि दाहिनी तरफ भी ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। तो इस तरह रासायनिक समीकरण के संतुलन का महत्व आप समझ गए। अब हम एक उदाहरण लेंगे। Fe धन H2O इट गिव्स, यानी कि हमें प्राप्त होता है Fe3O4 धन H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस। ये एक कंकाल समीकरण है। इसको संतुलित करने के लिए कुछ चरण हैं। पहले चरण में हम लोग जिस समीकरण को संतुलित करना है उसके अभिकारकों और उत्पादकों को एक आयताकार बॉक्स में लिख देंगे। तो ये पहला चरण हुआ। दूसरे चरण में विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या की सूची बनाएंगे। आप इस समीकरण में देखेंगे एक Fe तत्व है, एक हाइड्रोजन तत्व है और एक ऑक्सीजन तत्व है। ये तीनों तत्व की हमने सूची बनाई। अब अभिकारक के परमाणु की संख्या हमें मालूम है, तीर के बाईं तरफ अभिकारक हैं। इसमें Fe का एक परमाणु है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का एक परमाणु है। अब इधर देखें
तो उत्पाद में Fe के 3 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं और हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। ये चरण 2 में हमने अभिकारक और उत्पादक के तत्वों की सूची बनाई और उनकी परमाणु संख्या की गिनती की। अब चरण 3 में सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करेंगे, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद हो। यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुना तो Fe3O4 यौगिक में ऑक्सीजन को चुना। अब देखेंगे कि ऑक्सीजन तत्व के परमाणु सबसे ज़्यादा उत्पाद की तरफ 4 हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। O2 के परमाणु अभिकारक और उत्पाद शुरुआत में यानी प्रारंभ में अभिकारक H2 है और उत्पाद में Fe3O4 में ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। इधर पानी में अभिकारक में 1 परमाणु ऑक्सीजन का है, इधर 1, उत्पाद में 4। संतुलन करने के लिए उत्पाद की संख्या बड़ी होने से हम न्यूनतम संख्या 1 को 4 से गुणा करेंगे। तो इस तरह आप देखेंगे समीकरण में Fe और यहाँ 1 ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए आगे 4 लिखा H2O के आगे और Fe3O4 धन H2 वैसे ही रख दिया। अब चरण 4 में हम देखें तो Fe तथा हाइड्रोजन दोनों संतुलित नहीं हैं। आप देखेंगे अभिकारक में 1 Fe है जबकि उत्पाद में 3 Fe हैं। अब दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 कर दिया। दाहिनी ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या 4 कर दी तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु प्रारंभ में H2O 4 है और यहाँ H2 में 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं। इस तरह अभिकारक में 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है जबकि उत्पाद में 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं। संतुलन करने के लिए इधर 8 है, इधर 2 है। 2 को 8 बनाने के लिए 4 से गुणा किया तो 2 चौक 8 हो गया। इस तरह अभिकारक और उत्पाद में हाइड्रोजन परमाणु समान हो जाएंगे। तो हम उत्पाद की तरफ जो हाइड्रोजन गैस लिखी है उसमें 4 लिखेंगे। अब आप देखेंगे 4 दूनी 8 हाइड्रोजन अभिकारक में हो गए, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन उत्पाद में हो गए। चरण 5 में अब केवल लोहे को संतुलित करना है। तो आयरन परमाणु अभिकारक और उत्पाद प्रक्रिया के प्रारंभ में अभिकारक में 1 Fe है जबकि उत्पाद में आप देखेंगे Fe के 3 परमाणु हैं। अब Fe का 1 अभिकारक में और उत्पाद में 3 परमाणु संतुलन करने के लिए अभिकारक की तरफ 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और इधर 3 पहले से ही हैं। तो इस तरह 3 Fe उत्पाद अभिकारक की तरफ हम Fe के आगे 3 लिख देंगे तो 3 Fe धन 4 H2O तीर का चिन्ह Fe3O4 धन 4 H2। तो इस तरह ये चरण 5 में आपने देखा कि यहाँ पर
समीकरण संतुलित हो गया है। अब इस संतुलित समीकरण में चरण 6 के अंदर दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए इस समीकरण को संतुलित समीकरण कहेंगे। और जो ये विधि हमने अपनाई है संतुलन के लिए, इसे हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। चरण 7 में भौतिक अवस्था के संकेत भी लिख सकते हैं, जैसे आयरन यानी लोहा, एस मतलब सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था में, H2O यानी पानी यानी द्रव पानी की भाप लेते हैं, इसलिए पानी के बाष्प स्वरूप को G गैसीय स्वरूप में बताया। Fe3O4 हमें ठोस अवस्था में प्राप्त होता है उत्पाद के रूप में, जबकि हाइड्रोजन जो है वह गैसीय अवस्था में मिलता है, इसलिए G लिखा। तो इस तरह चरण 7 में भौतिक अवस्था के संकेत लिखे जाते हैं और इस विधि से हम किसी भी समीकरण का संतुलन कर सकते हैं। आगे देखें। तो एक प्रश्न है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं? तो विद्यार्थी मित्रों, मैग्नीशियम धातु अति सक्रिय धातु है। हवा में इसे खुला रखने पर मैग्नीशियम धातु के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की निष्क्रिय यानी कि अक्रियाशील परत बन जाती है। अतः वायु में इसका दहन करने से पहले कांच पेपर से इसको साफ कर देते हैं, जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड की अक्रियाशील परत दूर हो जाती है और मैग्नीशियम धातु की सतह खुलने से ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका अच्छी तरह से दहन होता है। तो अब आप समझ गए कि मैग्नीशियम की रिबन को यानी पट्टी को जलाने से पहले, दहन करने से पहले साफ क्यों करते हैं। अब यहाँ पर देखें तो कुछ कंकालीय समीकरण दिए हैं, जिसको सूत्र समीकरण में बदलना है। हाइड्रोजन गैस का अणुसूत्र है H2, क्लोरीन का है Cl2, तीर का चिन्ह। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र है HCl। अब आप देखेंगे बाईं तरफ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, जबकि दाहिनी तरफ एक ही था, इसलिए हमने 2 लिखा। अब 2 Cl हो गया। इधर भी क्लोरीन का बाईं तरफ और दाहिनी तरफ दोनों। तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद में समान हो गई। इसी तरह बेरियम क्लोराइड धन एल्यूमिनियम सल्फेट के बीच रासायनिक प्रक्रिया होकर बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलता है। बेरियम क्लोराइड का BaCl2 सूत्र है। एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 थ्राइस है। बेरियम सल्फेट का BaSO4 है। एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3 है। इस तरह आप देखेंगे BaCl2 और इधर BaSO4, इन सब को संतुलित करने के लिए आप देखेंगे कि SO4 3 बार है बाईं तरफ, इसलिए हमने Ba के आगे उत्पाद में 3 लिख दिया, तो SO4 के 3 आयन हो गए। अब एल्यूमिनियम के 2 हैं बाईं तरफ, दाहिनी तरफ एल्यूमिनियम का AlCl3 में एक ही परमाणु था, इसलिए आगे 2 लिखा। तो इस तरह अब आप देखेंगे कि क्लोरीन के 6 हो गए उत्पाद में, 3 दूनी 6।
इधर BaCl2 में मात्र 3 था तो 3 दूनी 6 हो गए। तो इस तरह ये समीकरण भी संतुलित हो गया। सोडियम धन पानी, तीर का चिन्ह, सोडियम हाइड्रोक्साइड धन हाइड्रोजन। तो आप देख रहे हैं ये कंकालीय समीकरण है जिसमें सोडियम धातु का सूत्र Na, पानी का सूत्र H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH धन हाइड्रोजन का H2 और फिर इसे संतुलित किया तो ये समीकरण मिला। आगे देखें, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के जलीय विलयनों के बीच रासायनिक प्रक्रिया होकर अघुलनशील बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का विलयन मिलता है। ये शाब्दिक समीकरण दिया है कथन के रूप में। तो बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2, सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 जलीय विलयन है यानी पानी में घुला गया है, इसलिए AQ लिखते हैं जलीय विलयन के आगे। उससे मिलता है बेरियम सल्फेट जो अघुलनशील है यानी ठोस अवस्था में मिलता है, इसलिए S लिखा। सोडियम क्लोराइड NaCl का विलयन मिलता है, इसलिए जलीय विलयन मिलने से AQ लिखा। आगे देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनता है। NaOH धन HCl, तीर का चिन्ह, NaCl धन H2O। ये हमने समीकरण बनाया, जलीय विलयन के आगे AQ लिखा और द्रव अवस्था में L लिखा। तो इस तरह ये समीकरण के बारे में हमने समझा। अब विविध तरह की रासायनिक अभिक्रिया समझेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम संयोजन अभिक्रिया समझने जा रहे हैं। संयोजन अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में दो या उससे अधिक अभिकारक के बीच अभिक्रिया होकर एक ही उत्पाद प्राप्त हो, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से, दो या दो से अधिक अभिकारकों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होकर एक उत्पाद मिले तो उसे संयोजी प्रक्रिया कहते हैं। आगे हम इसके उदाहरण देखें। तो आप देखेंगे यहाँ एक समीकरण दिया है जिसके अंतर्गत बिना बुझा हुआ चूना CaO और पानी द्रव अवस्था में लिया, उससे बुझा चूना प्राप्त हुआ, एक ही उत्पाद मिला, अभिकारक दो थे और ऊष्मा प्राप्त हुई। तो इस तरह ये संयोजी अभिक्रिया हुई। इसी तरह दो उदाहरण और दिए हैं। कार्बन यानी कोयला धन ऑक्सीजन, दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। पानी का निर्माण हम देखें तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के बीच रासायनिक अभिक्रिया होकर पानी प्राप्त होता है। तो ये सब संयोजी अभिक्रिया है। अब देखें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के दो प्रकार और हैं, एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया और एक ऊष्मा शोषक। विद्यार्थी मित्रों, जब कोई भी रासायनिक प्रक्रिया संपन्न हो रही हो और उस दौरान
ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न हो तो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और जिस रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए तापमान देना पड़े, ऊष्मा या ऊर्जा देनी पड़े, वह ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ हम कुछ उसके उदाहरण देखें तो प्राकृतिक गैस का दहन का समीकरण आप देखेंगे, CH4 यानी मीथेन गैस का ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी और ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन क्रिया जो है जिसका ये समीकरण दिया है, वह भी एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक प्रक्रिया है। वनस्पति का जब विघटन होता है और कंपोस्ट खाद बनता है, वो भी एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। तो अब आप समझ गए, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न हो उसे हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आप देखेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक ही प्रकार के अभिकारक को गर्म करने पर एक से अधिक उत्पाद बने, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देखेंगे CaCO3 जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, उसको गर्म करें तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ये कैल्शियम ऑक्साइड सीमेंट बनाने के उद्योग में भी उपयोगी हैं। आगे हम देखें तो FeSO4 फेरस सल्फेट के स्फटिक को गर्म करने पर Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड धन सल्फर डाइऑक्साइड गैस यानी SO2 गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस यानी SO3 गैस मिलती है। इसी तरह लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर लेड ऑक्साइड मिलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलती है जो भूरे रंग की यानी कत्थई रंग की होती है, और ऑक्सीजन गैस मिलता है। तो इस तरह ये हमने वियोजन प्रक्रियाएं देखी। अब आगे AgCl की सूर्य प्रकाश में रखने पर Ag और Cl2 प्राप्त होता है। इसी तरह AgBr सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और ब्रोमाइड में विभक्त होता है। इनका उपयोग सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में भी उपयोगी हैं। श्याम श्वेत यानी कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोगी हैं। अब वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है यानी शोषित होती है यानी कि सोखी जाती है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे देखेंगे, एक प्रश्न है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो पहला प्रश्न है, वह X पदार्थ कौन सा होगा? तो वह X पदार्थ विद्यार्थी मित्रों कैल्शियम ऑक्साइड, और जिसका सूत्र CaO है, और दूसरा का है कि उसकी रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये अभिक्रिया हमने लिखी है, X पदार्थ यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड विलयन का, इसलिए पानी में उसको घोला तो हमें बुझा चूना प्राप्त होता है, और
ऊष्मा प्राप्त होती है और ये बुझा चूना हम सफ़ेदी करने में उपयोग में लेते हैं। अब आप देखेंगे पानी का अणुसूत्र हमें मालूम है H2O है, तो H2O का और 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग होता है। इसके बाद देखें अगली रासायनिक अभिक्रिया, जिसे हम विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में विद्यार्थी मित्रों याद रखो, धातु पाठ के अंदर सक्रियता श्रेणी हम पढ़ेंगे। सक्रियता श्रेणी के अंदर जो अधिक सक्रिय तत्व होता है वो कम सक्रिय तत्व को उसके विलयन में से दूर कर देता है। ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये कुछ विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण बताए हैं। आप देखेंगे यहाँ कि आयरन, एक समीकरण समझे हम, आयरन यानी Fe, कॉपर यानी तांबा, Fe तांबे से अधिक सक्रिय है, इसलिए Fe तांबे के विलयन CuSO4 के विलयन में से तांबे को मुक्त करता है और FeSO4 बन जाता है और तांबा मुक्त होता है। तो इस तरह विस्थापन अभिक्रिया हमने समझी। और Zn, Fe और Pb ये चांदी और तांबे से अधिक सक्रिय धातुएं हैं, इसलिए चांदी और तांबे का विस्थापन होता है और मुक्त होते हैं। आगे देखें, तो अब विद्यार्थी मित्रों द्विविस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप देखेंगे समीकरण में लिखा है Na2SO4 धन BaCl2, तो बनता है BaSO4 और NaCl, यानी BaSO4 Ba+2 और SO4 बेरियम धन आयन और सल्फेट ऋण आयन की अभिक्रिया से BaSO4 बना। यहाँ से Ba धन आयन हुआ और SO4 यहाँ से मुक्त हुआ और इस तरह धन और ऋण आयनों के लेन देन से BaSO4 उत्पाद में मिला और सफ़ेद अवक्षेप मिलता है, सफ़ेद अघुलनशील पदार्थ मिलता है। इस प्रकार जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हो उसे अवक्षेपण प्रक्रिया कहते हैं। तो इस तरह हमने द्विविस्थापन प्रक्रिया और साथ ही साथ अवक्षेपण प्रक्रिया के बारे में समझा। अब आगे देखें तो उपचयन और अपचयन। तो विद्यार्थी मित्रों, उपचयन यानी जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हो तो वह उपचयन प्रक्रिया कहलाती है। समीकरण में आप देखेंगे तांबे के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया होने से गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड बनता है, तो तांबे के अंदर ऑक्सीजन जुड़ा, इसलिए उपचयन प्रक्रिया है। तो उपचयन प्रक्रिया के बाद हम देखें अपचयन प्रक्रिया को, तो अभिक्रिया के समय जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी क्षय होता है, यानी कि कमी होती है, तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक
उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित हो तो ऐसी रासायनिक प्रक्रिया को उपचयन अपचयन कहते हैं या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आप देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड धन हाइड्रोजन गैस के बीच गर्म करने पर कॉपर धातु और पानी बनता है। आप देखेंगे CuO में से ऑक्सीजन मुक्त हुआ, कमी हो गई और Cu बना, इसलिए अपचयन प्रक्रिया हुई और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन में वृद्धि हुई, इसलिए ये उपचयन प्रक्रिया हुई। अब संक्षारण, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता यानी नमी के संपर्क में आती है तो संक्षारित होती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। चांदी पर काली परत लगना, तांबे पर हरे परत के धब्बे लगना, ये संक्षारण के उदाहरण हैं। अब आगे देखें तो विकृत गंधिता। विकृत गंधिता के अंदर कई बार जब खाद्य पदार्थ में उपचयित होते हैं तब तेल और वसा विकृत गंधी हो जाते हैं, यानी उसमें स्वाद और गंध बदल जाते हैं। आपने देखा होगा कि चिप्स वगैरह कई दिन की तली हुई खुली रखें तो उसका स्वाद और गंध बदल जाती है। तो आप कहेंगे कि जो पैकेट मिलते हैं उसमें तो कई महीनों की पुरानी चिप्स होती है, तो उन्हें ताज़ी रखने के लिए विद्यार्थी मित्रों चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकाल लेते हैं और नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस प्रयुक्त करते हैं ताकि चिप्स का उपचयन नहीं होता और स्वाद और गंध यथा योग्य बना रहता है और खराब नहीं होती। तो इस तरह आपने विकृत गंधिता को समझा। अब आगे देखें, कुछ प्रश्न हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाए तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डालने पर आपको मालूम है कॉपर धातु मुक्त होती है और आयरन सल्फेट बनता है। इसके कारण वह हरे रंग का हो जाता है, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया संपन्न होने के कारण ये घटना घटती है। अब द्विस्थापन प्रक्रिया का उदाहरण दिया है तो सोडियम कार्बोनेट धन कैल्शियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया होकर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। अगला प्रश्न है, उपचयित और अपचयित पदार्थ पहचानिए। ये समीकरण दिए हैं, आप देख रहे हैं सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ा, इसलिए उपचयित पदार्थ Na2O है और ऑक्सीजन में से यहाँ एक ऑक्सीजन कम हुआ, इसलिए ये अपचयित पदार्थ हैं। दूसरे समीकरण में देखें तो CuO में से Cu बना, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, क्षय हुआ, इसलिए वह अपचयित है। जबकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है जिससे वह उपचयित पदार्थ H2O है। तो इस तरह ये हमने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार समझे और समीकरण संतुलित कैसे करना वो भी समझा। और इस तरह यहाँ पहला अध्याय हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।